नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात गुजरात और हिमाचल के अब आने वाले परिणामों की। एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मिली भारी कामयाबी के बाद सबकी निगाहें गुजरात और हिमाचल के चुनाव नतीजों पर टिकी हुई हैं। अभी तक जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए उनमें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी लगातार 7वीं बार सरकार बनाती दिख रही है, तो हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी सरकार रिपीट होने की संभावना जताई जा रही है। अगर एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बरकरार रहेगा, वहीं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय विकल्प की राह में एक और कदम माना जाएगा। दोनों राज्यों के नतीजे सत्ता विरोधी लहर के बावजूद कांग्रेस की घटती लोकप्रियता का भी संकेत होंगे। खास बात यह है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार राजनीतिक दलों का प्रचार मुद्दों पर केंद्रित रहा और ध्रुवीकरण का बहुत असर नहीं आया है। यह भी जानना दिलचस्प होगा कि गुजरात में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग होने के क्या मायने हैं। खबर देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली कामयाबी ने एग्जिट पोल के नतीजों को झुठला दिया। हालांकि ये भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल के अनुमानों से ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ। वहीं गुजरात चुनाव में सभी चैनलों के एक्टिव पोल साफ तौर पर बीजेपी को बहुमत के करीब बता रहे हैं। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 135 से 145 के बीच, कांग्रेस को 24 से 34, आम आदमी पार्टी को 6 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य को 1 से 3 सीटें ही मिल पाएंगी। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अनुसार बीजेपी को 131 से 151, कांग्रेस को 16 से 30 और आप को 9 से 21 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 134, कांग्रेस को 37 और आप को 7 और अन्य को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो जी न्यूज बार के सर्वे ने बीजेपी को 110 से 125, कांग्रेस को 45 से 60, आम आदमी पार्टी को 1 से 5 और अन्य को 4 सीटें दी हैं, जबकि 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 99 और कांग्रेस को 77 सीटें हासिल हुई थीं। अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर भरोसा किया जाए तो गुजरात में बीजेपी 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस का वोट शेयर भी पहले से कम हुआ है। रिपब्लिक भारत और पी मार्क के सर्वे के अनुसार बीजेपी को 48.2%, कांग्रेस को 32.6%, आप को 15.4% और अन्य को 3.8% वोट मिलते दिख रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल से सरकार बदलने का प्रचलन है। इसकी वजह से कांग्रेस को चुनाव नतीजों से खासी उम्मीद है, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजे हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार दोबारा बनने का अनुमान जता रहे हैं। हिमाचल में 68 सीटों पर हुए मतदान के बाद इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में राज्य में कांग्रेस की वापसी के संकेत दिख रहे हैं। वहीं टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में राज्य में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 38, कांग्रेस को 28, आप को 0 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो जी न्यूज बार के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 38, कांग्रेस को 23, आप को 4 और अन्य को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। बहरहाल ये तय है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती दिखाई दे रही है और अगर गुजरात में आशा के अनुरूप प्रदर्शन करती है तो वो आने वाले वक्त में कांग्रेस का राष्ट्रीय विकल्प बनती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वैसे चुनाव पर नजर सबकी टिकी रहती है और हर कोई देखना चाहता है, जैसे कि अक्सर मैच में देखा जाता है, एक एक वोट कीमती होता है चुनाव में और एक एक रन कीमती होता है मैच में। लेकिन जिस तरह से एमसीडी के जो परिणाम आए हैं वो चौंकाने वाले भी हैं। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी यही चीज गुजरात या हिमाचल में दोहरा पाएगी? कांग्रेस की जो स्थिति हुई वो अलग। कांग्रेस को एक बार फिर मंथन करना होगा कि यहाँ पर कमी कहाँ रह गई। क्या जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है या फिर ऊपर ऊपर आप चल रहे हैं और नीचे जमीन खिसकती जा रही है? 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मुन्ना खान, नेता कांग्रेस, और रमेश श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और सर्वेश पाठक, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अश्विनी शाही जी, आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, गुजरात और हिमाचल के भी अब आंकड़े सामने आ जाएंगे, लेकिन एमसीडी में आपने जोर का झटका दिया है आपको।
रविंद्र जी, एमसीडी में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आशीर्वाद जनता ने उनको दिया है, इसलिए रमेश जी को बधाई हो। हम्म। दिल्ली की जनता को बधाई इसलिए कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा बरकरार रखा है। हम्म। 35% पिछले चुनाव में हमारे ऊपर उन्होंने भरोसा दिखाया था, इस बार 39% दिखाया है, 2% बढ़ाकर दिखाया है। तो झटका लगने वाली बात नहीं है। हाँ, चुनाव हम हारे हैं, जनता ने उनके ऊपर कुछ ज्यादा भरोसा दिखाया है, तो इसके लिए दिल्ली की जनता साधुवाद है। हम एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने जो मैंडेट दिया है उनको, उसके लिए हमें कोई नहीं, हमारी कमियां हम देखेंगे, हम आगे हम कैसे काम करना है करेंगे। ठीक है, लेकिन ये असल जो परीक्षा- जनता को बात समझाने में अरविंद केजरीवाल कामयाब हो गए, आप नहीं कामयाब हो पाए। यही बात अगर गुजरात की जनता की भी समझ में आ गई या हिमाचल की जनता की भी समझ में आ गई तो आपके लिए बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। रविंद्र जी, दो बातें हैं यहाँ पर। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जी को, आपकी बात मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जो डबल इंजन की बात करते थे, वो आज डबल इंजन की सरकार उनको दे दिया जनता ने कि आपको कोई अब बहाना ना मिले आम आदमी पार्टी को कि 60 फीट से ज्यादा सड़कें क्यों खराब हैं, यमुना क्यों नहीं साफ हो रही है, ये केंद्र सरकार जाने, स्मार्ट टावर क्यों नहीं लग रहे हैं, ये केंद्र सरकार जाने, स्कूलों में कमरे क्यों नहीं बन रहे हैं, वो सरकार जाने। तो ये ठीकरा जो फोड़ना था, अब एमसीडी पर जो फोड़ते रहे वो, उसके लिए जनता ने कहा है कि भाई आपके पास दोनों रहेगा और आपकी जवाबदेही रहेगी। ठीक है, मतलब आप ये दूसरी कहना बात चाह मैं आता रहे हैं हूं, कि आपकी इस हार मैं में, पूरा कर लूं रविंद्र जी, हाँ, मैं अपनी लाइन पूरी कर लूं। आपकी इस हार में भविष्य में जीत की तस्वीर नजर आ रही है, जीत की उम्मीद हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि किसी भी प्रदेश में जहां पर सशक्त कोई नेता है कांग्रेस का या विपक्ष का, वहां पर अरविंद केजरीवाल जी अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं। और हिंदुस्तान के किसी तीसरे राज्य में, अब वो क्या हो, मतलब मिरेकल हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अपने जीवन में तीसरी राज्य में सरकार अपनी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हर जगह एक उनको सशक्त विपक्ष मिलेगा और वो विपक्ष का नेता इनको गंभीरता से इसलिए नहीं लेता है कि आम आदमी पार्टी के पास न तो नीति है, न नियत है, न नेता है, न कोई आइडियोलॉजी है। ठीक है, रमेश श्रीवास्तव नहीं जी, है। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। रमेश श्रीवास्तव जी, यहाँ भले ही आप जबरदस्त तरीके से जीत हासिल कर चुके हुए, लेकिन सवाल यह है कि जो गड्ढे हैं उसको आप भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ा करकट इकट्ठा कर दिया। अब तो आपको वो काम करके दिखाना होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो एमसीडी के आंकड़े आपके सामने आए हैं गुजरात और हिमाचल में, वो आप दोहरा सकें, इसलिए चुनौती बड़ी है आपके सामने। पहले तो मैं अश्विनी भाई का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़े विशाल हृदय से हमें जीत की बधाई दी और फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये जीते हैं और इसने ही स्वीकार किया कि हाँ भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल है, ये परिणाम जब करीब करीब आ ही चुके थे तब दिल्ली के भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि मेयर किसका बनेगा ये तो कुछ भी हो सकता है, देखा जाएगा। तो क्या अश्विनी भाई ये मान चुके हैं कि उन्होंने जनादेश को स्वीकार कर दिया है और जैसा वो ऑपरेशन कमल कई और राज्यों में करते रहे हैं वैसा दिल्ली में करने का कोई प्रयास नहीं होगा? एक बात। दूसरी बात, जैसा अभी अभी वो कह रहे थे, अभी भी भाजपा में छटपटाहट है, वो हमें स्वीकार करने में बड़े हिचक रहे हैं। वो कह रहे हैं ये किसी तीसरे राज्य में सरकार नहीं बना पाएंगे। नहीं तो उनके स्वीकार करने से क्या होता है, जब जनता स्वीकार करके फिर आपको किस बात की टेंशन? वही मैं कहना चाहता हूँ। हाँ। उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। अभी हरियाणा में जिला पंचायतों के चुनाव हुए, ठीक, आम आदमी पार्टी सबको पछाड़ते हुए दूसरे नंबर की पार्टी बन के आ गई है वहां पे। कहने का मतलब क्या है कि जो अभी अभी आप कह रहे थे ना, अगर उन्होंने जनता को समझा दिया हिमाचल और गुजरात में, यही बात है, जनता को हमारी बात समझ में आ रही है। ठीक है। और आप देखें कि एग्जिट पोल के नतीजे दिल्ली में उतने सटीक तो नहीं उतरे, ठीक है, चलिए हम तो जीत गए, लेकिन अगर यही एग्जिट पोल के नतीजे गुजरात में सटीक ना उतरे तो जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल के नतीजे चुनाव चौंकाने वाले होंगे, वैसा होकर रहेगा। कल तक का इंतजार और कर लेते हैं। नहीं आपको उम्मीद है, उनको भरोसा है? नहीं, देखिए ऐसा है
कि उन्हें तो भरोसा दिल्ली में भी था कि वही सरकार बनाएंगे, और वही सवाल अभी अभी मैंने पूछा भी है कि आखिर आपके भाजपा अध्यक्ष किस भरोसे पे कह रहे हैं कि मेयर उनका बन जाएगा? ठीक है, किस भरोसे पे कह रहे हैं? ठीक है, उनसे जवाब ले लेंगे। पहले हम एक एक करके सबसे हम रूबरू हो लें और सबके विचार भी जान लें। मुन्ना खान जी, कहाँ पीछे रह गए? जमीनी स्तर पर काम नहीं किया गया। भारत जोड़ो यात्रा से भी बहुत उम्मीदें थी, हर कोई उधर ही लगा रहा। दिल्ली की सियासी जमीन पर काम करने से चूक गए क्या आपके नेता? आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि अब किया क्या जाए? मेरी आवाज आ रही है सर? बहुत अच्छी तरह सर, बताइए। हाँ, ये कह रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में जो टीम गई है वो तो भारत जोड़ो यात्रा चल ही रही है, लेकिन चूक कहीं नहीं हुई। आप थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। 2020 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पूरी तरीके हारी थी। उसके बाद कोरोना का लहर आया, तो उसके बाद भी वैसी इस स्थिति में थे हम लोग। इस पूरी हार के बाद जो कोरोना पीड़ित लोगों की तो हमने सेवा की, जो भोजन वितरण करने का जो कांग्रेस रसोई चलाए, हमारे जुझारू अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने दिल्ली और राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के आह्वान में पूरे देश में हर चौक पे चौराहे पे। ठीक है, लेकिन इस तरीके अभी से तो हम सेवा परिणाम की बात करें। अगर उस पर आप दिया। कामयाब हुए होते मुन्ना जी, तो यहाँ पर रिजल्ट कुछ और होता। महफिल तो आम आदमी पार्टी लूट ले गई ना। नहीं, बात आपकी 100% सही है। क्रेडिट तो आम आदमी पार्टी लूट के लेगी, तो लेकिन आपके एक काम भ्रम दिखने तो आम चाहिए थे आदमी जनता पार्टी का को। टूटा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी, कह रहा हूं आम आदमी पार्टी का ये भ्रम भी टूटा कि हमारे विधायक, हमारे पार्षद, अब ये सरकार तो उनकी निगम में बनेगी, लेकिन ये न समझे कि चुनौतियां कम नहीं है। जिस तरीके से इनके वादे थे, धरातल पे आज कुछ नहीं दिख रहा। तो अब ये वादे नहीं चलेंगे। जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस पार्टी निगम से, सत्ता से बाहर है, नहीं, पहले तो आप ये बताइए, आप आम आदमी पार्टी में या कांग्रेस में? जी, आप आम आदमी पार्टी में या कांग्रेस में? नहीं, हम तो कांग्रेस में। तो आप आम आदमी पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। वो उनको चुनौती उन्होंने आपको पंजाब में भी दे दी और यहाँ भी एकदम साफ कर दिया आपको। इनके जो वादे थे उस पर बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो ठीक, वो उसका जवाब तो वो देंगे ना, आप दे रहे हैं ना, उसका जवाब वो दे देंगे। खैर चलिए, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ऐसा आते हैं मुन्ना जी आपके पास। सर्वेश पाठक जी, क्या ये जो इतिहास दोहराया गया है यहाँ पे, इतिहास दोहराने नहीं, इतिहास बनाया गया है यहाँ पर, ये इतिहास क्या आम आदमी पार्टी हिमाचल और गुजरात में बना पाएगी? कभी नहीं बना पाएगी। देखिए रविंदर जी, एमसीडी का चुनाव है, उसको कहाँ आप बड़े राज्य हिमाचल प्रदेश और गुजरात से करते। गुजरात में ऐसा कोई अभी तक पार्टी नहीं बनी है जो नरेंद्र मोदी के रहते हुए बीजेपी को हरा दे। कांग्रेस में वो ताकत आई थी 2017 में, लेकिन वो चूक गई और उस मोमेंटम को बना नहीं पाई। और आम आदमी पार्टी ये उछल कूद मचा के दिल्ली में जीत ली है। जीत की उनको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। अब वो कहते ना कि दिल्ली एमएलए केजरीवाल का तो पार्षद केजरीवाल का, बहुत अच्छी बात है। जनता, दिल्ली की जनता ने, आधी जनता ने उनपे अपना वो विश्वास जताया है। अब करके दिखाए 2 साल में कूड़े का ढेर। वो बात अलग है। हमने आप कह रहे हैं कि हमने ये सवाल किया है, हम ये बताना चाहते हैं। थोड़ा सा रोक रहे हैं, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा रोक रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, 7 मुख्यमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री जबरदस्त तरीके से लगे रहे और उसके बाद धोबी पछाड़। तो आप लगता नहीं कि हल्के में ले रहे हैं? अगर थोड़ा सा बात पूरी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। आप सर्वेश्वर जी एक मिनट बात सुन लीजिए। अक्सर यही इतिहास के पन्नों से हमें सीख लेनी चाहिए। अक्सर यही देखा जाता है, जिसे हम बहुत छोटा करके आंक लेते हैं ना, वही बड़ा निकलता है। एक थोड़ा गेम का एग्जाम्पल दे देते हैं। सचिन तेंदुलकर को बहुत कम करके आंका गया था, लेकिन आज देखिए वो स्टार क्रिकेटर हैं, आज भी उनको देखा जाता है, देखने के लिए लालायित रहते हैं लोग। तो छोटा, जब आप इतने ऊंचे हो जाते हैं कि सामने वाली चीजें छोटी नजर आने लगे, तभी तो चेंजेस आते हैं। देखिए रविंदर जी, आपने बहुत बड़ी वो उदाहरण दे दिया। सचिन तेंदुलकर और अरविंद केजरीवाल में कहीं किसानी नहीं है। सचिन तेंदुलकर
जिस मुकाबले में जिस फील्ड पे उतरते थे धज्जियां उड़ा देते थे, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो। अरविंद केजरीवाल एक बीजेपी की स्ट्रेटेजी आप समझे ही नहीं। एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल को बांध के रख दिया, दिल्ली से बाहर निकलने नहीं दिया। बड़े गाने नगाड़े बजा के हिमाचल गए थे, वहां से भाग के आए, फिर गुजरात गए, फिर वहां से भागे और दिल्ली में कैद करके रख दिया बीजेपी। तो ये तो और बड़ा फेल्यूर होगा बीजेपी का। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए ना रविंदर जी। नहीं, ये तो और बड़ा फेल्यूर हो गया ना सर्वेश्वर जी, ये तो बीजेपी का और बड़ा फेल्यूर हो गया, क्योंकि एमसीडी निकाल ले गई, फिर वो तो अपने मकसद में कामयाब होगी ना। ये देखिए 15 साल से बीजेपी थी और एक मोनोटोनस हो गया था, और मैं मानता हूं बीजेपी के नेताओं के लिए भी एक अब वो होगा कि ठीक है, वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे ये नाली मेरे जिम्मे नहीं, तो ये बड़ा नाला मेरे जिम्मे, ये मेरे जिम्मे नहीं, ये स्कूल तो एमसीडी का है, हमारा तो है ही नहीं। अब ये भैया 2 साल आपके पास है, सारी नालियां आपके पास है, सारे स्कूल आपके पास है, सारे अस्पताल आपके पास है, अब दिखाओ दिल्ली को लंदन बना के। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी के लिए ये जो वक्त है बहुत अच्छा है। और देखिए बार बार मैं आज सुबह से हर चैनल पे कहता हूं कि दिल्ली की जनता एक डिफरेंट तरीके का है, जिसको विधानसभा में रखती उसको बहुत जल्दी एमसीडी नहीं देती है। नहीं देखिए, अश्विनी शाही ने वही हाल अभी अरविंद अश्विनी शाही ने बड़े आराम से स्वीकार किया कि भाई जीत हासिल हुई है, बधाई दी। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि क्या हम ये माने कि कुछ लोगों को आम आदमी पार्टी की जीत हजम नहीं हो रही। मुझसे पूछ रहे हैं जी। नहीं देखिए, जीत तो नेचुरल सी बात है, जो पॉलिटिकल मैदान में होगी। अगर कोई अपोनेंट जीतता है तो उनको तो दुख होगा ही, और जो सपोर्टर्स होंगे बीजेपी के तो उनको दुख तो होना लाजमी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात दिखाई दे रहा है उसमें दुख होना लाजमी है। लेकिन जो बात है, अरविंद केजरीवाल ने जीता है, बीजेपी को नई स्ट्रेटेजी ढूंढनी पड़ेगी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराने के लिए, क्योंकि बाकी के राज्यों में तो वो सफल है। और एक एमसीडी का चुनाव है, हमें इतना टूल नहीं देना चाहिए जो। अरे सर्वेश्वर जी क्या बात कर रहे हैं, परिसीमन के बाद आप देखिए ना 10 सेकंड सब कुछ एक हो गया, सब कुछ एक हो गया। अब तो मेयर इक्विवेलेंट तो चीफ मिनिस्टर हो गया। अश्विनी जी आपसे शुरू करना चाहेंगे ब्रेक के बाद। आम आदमी पार्टी ने मुद्दे पर समेट कर रख दिया, आपको मुद्दे से भटकने नहीं दिया, ऐसे में उसको हल्के में लेना दिक्कत पैदा कर सकता। रविंद्र जी, हल्के में कौन ले रहा है? चाहे कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या कोई भी क्षेत्रीय दल हो, तेलंगाना के केसीआर की पार्टी हो, बीजू पटनायक साहब की पार्टी हो, मुलायम सिंह जी की पार्टी हो, हम लोग किसी को हल्के में नहीं लेते। हम उनके सामने अपनी स्ट्रेटजी को मजबूती से बनाकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हल्का क्यों? लोकतंत्र में अगर एक जो है पार्टी चुनाव लड़ने उतरी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, इतनी तो किसी कांग्रेस के अलावा किसी की नहीं है, कांग्रेस की भी पूर्ण 2 राज्यों में सरकार है, तो हम हल्के में क्यों लेंगे? लेकिन एक जो माइनस पॉइंट है जिस पर हम फोकस करते हैं जी। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, माइनस पॉइंट हम ये है कि उनके पास, मैंने पहले बताया कि न नेता है, न नीति है, न नीयत है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी है, हमारी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। वो गुजरात में जाते हैं तो लक्ष्मी गणेश की बात करते हैं, दिल्ली में रहते हैं तो जहांगीरपुरी के दंगों की बात करते हैं। तो ये बड़ा फर्क हो जाता है, एक आइडियोलॉजी पर नहीं चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर उनको आप कह रहे हैं कि मुद्दों पर ले आकर भटकने नहीं दिया तो अच्छी बात है। कौन से मुद्दे? हमने उनको देखा, हमने दिल्ली की जनता को बताया कि भाई देखो, एक रेपिस्ट थेरेपिस्ट बना हुआ है, ठीक है, शराब का जो कांड हुआ है वो सही है, जनता ने उसका जवाब भी दिया। बताया ना, साबित नहीं कर पाए। रविंद्र जी, अरे रविंद्र जी रुक जाइए ना, पूरा सुनेंगे तब आपको आएगा। लेकिन बताने और साबित में अंतर होता है, आरोपी दोषी नहीं हो जाता है ना अश्विनी जी। अरे सुन लीजिए, जमानत क्यों नहीं मिल जा रही? आरोपी दोषी नहीं हो, जमानत क्यों नहीं मिल जा रही सत्येंद्र जैन? वो तो जब चीजें सामने आएंगी। सत्येंद्र जैन के तो आप मेरी बात देखिए रविंद्र जी, पूरी हो जाए, काउंटर आप ले लीजिएगा, काउंटर क्वेश्चन ले लीजिएगा, थोड़ा सा पूरा हो जाने दीजिए। सत्येंद्र जैन को जनता ने ये बताया कि स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य मॉडल जो बेचते हैं अरविंद केजरीवाल जी वो फेल है, इसलिए सत्येंद्र जैन जी के इलाके में सारी सीटें हार गए। ठीक है। आतिशी जी ने शिक्षा मॉडल बनाया, सिसोदिया जी ने लागू किया। ठीक है। आतिशी जी ने सारा वार्ड हार गई, सिसोदिया जी 4 में से 3 वार्ड हार गए,
अमानतुल्लाह की बात ही छोड़िए, उनकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो प्रमुख मॉडल थे, ये सारा मॉडल जनता ने जवाब दे दिया उनको, तो जनता के तो समझ में आया है। 2% हमको बढ़ा भी है, इनके वोट ये लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो जनता को तो हम समझाने में सफल हो गए जी। लेकिन बड़े मुद्दों पर बैकफुट पर क्यों चले जाते हैं? जब भी बड़े मुद्दों को लेकर कोई सवाल पूछा जाता है तो इधर उधर बगलें क्यों झांकने लगते हैं? महंगाई पे कभी कोई बात नहीं होती, बेरोजगारी पे कभी कोई बात नहीं होती। ये राष्ट्रीय मुद्दे कांग्रेस उठाती रही, इसका अभी तक जवाब नहीं दे पाई। और दूसरी चीज गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के मुद्दों को आपने लगता है कि अगर गुजरात के मुद्दों को सही तरीके से आपने हल किया होता तो कभी आदिवासी, कभी दलित वोट बैंक, कभी शहर, कभी गांव, इस तरह की चीजें नहीं आती। निशाना साधन में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि किस पे साधा जाए, आम आदमी पार्टी पे साधें या कांग्रेस पे साधें। गुजरात की इकोनॉमी आपको शायद पता होगी कितने लाख करोड़ की है। वहां के कर्जे की बात आम आदमी पार्टी करती है। और पंजाब में जहां इनकी सरकार है उसकी इकोनॉमी कितने की है उसकी बात कर लीजिए, कितने का कर्जा वहां है। तो ये गुजरात से कंपेयर करते हैं। मतलब 27 साल गुजरात में 27 साल बनाम कुछ समय। अब पूरा जवाब ये इक्विवेलेंट है तो... नहीं, ये वाजिब है जवाब देना। नहीं, सिर्फ आपसे पूछा। अब देखिए, अब सवाल अब मैंने एक लाइन बोला, उसके बाद आपका दूसरा सवाल आ गया, तो इसमें ना हमारा जवाब जा पाएगा, तो इससे बढ़िया मैं शांत रहूं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बोलिए। मैं अपनी बात को तो कम से कम कहने दीजिए, दूसरा सवाल आपका मैं ले लूंगा। लेकिन हमको जवाब देने 27 साल और 7 साल और 5 साल, भाई ठीक है, कह दीजिए कि दिल्ली की जनता जो है आम आदमी पार्टी को दिल्ली के सरताज बना के बैठा दिया है। ऐसे बहुत से चुनाव होते हैं। अब देखिए, वहां की जनता को क्या बताया जाता है, गोधरा में दंगे हुए थे। गोधरा के जो जिला है पंचमहल, वहां के उद्योगों के बारे में कभी नहीं बताया जाता कि वहां कितने उद्योग हैं। सूरत आज महाराष्ट्र के मुंबई से ज्यादा रोजगार देने वाला है। 7 साल में 27 लाख रोजगार हमने गुजरात में दिया है। आदिवासी मुद्दा तो आप बनाकर चलते हैं, कांग्रेस बनाकर चलती है, चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने जो किया है, हमने जो रोजगार सृजन किया है, हमने आज देखिए बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, कांग्रेसी मित्र भी और हमारे प्रवक्ता आम आदमी के लोग भी कहते हैं कहाँ गई बुलेट ट्रेन। जाकर देखिए गुजरात में बुलेट ट्रेन चल रहे, अब वहां पर लगभग जो है चलने को तैयार, मतलब हम नहीं कहेंगे, लेकिन 80% काम पूरा हो गया है। महाराष्ट्र में महावसूली अघाड़ी की सरकार थी, इन लोगों ने जमीनों को फंसा के रखा था, तो वहां काम नहीं हो पाया था। लेकिन गुजरात में वो लगभग 80% तैयार है। तो हम काम कर रहे हैं। हम गुजरात में बड़े मुद्दे, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भारतीय जनता पार्टी रविंद्र जी कभी नहीं भागती है। और आपके साथ तो सैकड़ों हम डिबेट कर चुके, आपने कई सवाल किए जिसमें तीखे भी थे, अच्छे भी थे, देश के मतलब क्या कहते हैं समय के अनुसार थे, तो हमने सबका जवाब दिया। कभी भारतीय जनता पार्टी भागती नहीं है। ठीक है, मुन्ना खान साहब, एक बात कहूं? जी अगर भाजपा ऐसे भागती नहीं है तो अश्विनी भाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू एंकर महोदय को दिलवा दीजिए। करेंगे एंकर महोदय, प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू करेंगे आप? अरे मैं तो किसी का भी इंटरव्यू करने के लिए तैयार हूँ सर, हम लोग का तो काम ही है। तो जब सवालों से नहीं भागते हमारे मित्र, वो भी ले लेंगे कभी, वो दिन भी आएगा, भिजवा दीजिए, वो भी दिन आएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल देंगे इंटरव्यू, ये भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, अरे उन्होंने तो कितने चैनल, तो आप दिलवा दीजिए, कब दिलवा रहे हैं बताइए। कितने चैनल्स को दिया है अभी एमसीडी चुनाव के ठीक पहले। ठीक है, तो हम ये माने कि आप दिलवा देंगे, या हम भरोसा कर लें आप पे? अरे हम पे भरोसा कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता पे भरोसा कीजिए, हमारे नेताओं पे भरोसा कीजिए। ठीक है, मुन्ना खान जी। ठीक है, तो रविंदर जी, अरविंद केजरीवाल जी का आप इंटरव्यू करिए और हम सबों को ऑडियंस में बुलाइए, हम भी क्वेश्चन पूछेंगे अरविंद केजरीवाल से। चलिए, अभी अब ये सब चीजें हम लोग बाद में तय कर लेंगे, इन चीजों पे भी कि कौन कौन वहां पर गेस्ट रहेगा। नहीं, खुशी का माहौल है अभी, खुशियां हो जाएगा। मुन्ना खान जी, होनी चाहिए। कांग्रेस कामयाब नहीं हो पा रही है। अब जो जनता देख रही है आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी देख रही है। आप कहीं ना कहीं भारत जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन संगठन भी जोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये संदेश जाएगा अगर कल का भी आंकड़ा बदल गया तो? नहीं, उम्मीद करता हूँ कल का आंकड़ा नहीं बदलेगा, क्योंकि हर शहर के मिजाज अलग होते हैं और हर राज्य के मिजाज अलग होते हैं। ये एमसीडी का चुनाव था, यहाँ लोकल मुद्दे थे, और जो गुजरात के चुनाव है वहाँ के अलग मुद्दे हैं। कभी हमारे मित्र
जो गुजरात की व्याख्या कर रहे थे कि विकास हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी बुलेट ट्रेन की याद दिला दी हमारे में। तो मैं कह रहा हूँ कि बुलेट झंडी दिखाने के बाद चलती है तो भैंस से टकराती है, भैंस कुछ नहीं। रोड का उद्घाटन छोटी छोटी बात करते हैं, नॉन टेक्निकल बात करते हैं मुन्ना भाई। उसको देखिए क्या है, उसके बारे में अध्ययन करिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देख लिया आपने कि वंदे भारत को क्या हो गया और भैंस को कुछ नहीं। अरे देखिए, भैंस को कुछ नहीं हुआ। वंदे भारत प्लास्टिक वहां पर जो बना था उसको वंदे भारत का भी नुकसान नहीं हुआ। टेक्निकल चीजें हैं, उसमें घुसिए तब आपको समझ में आएगा। यहाँ इस तरीके से हवा में बातें करने से नहीं समझ में आती है। अश्विनी जी सुन लेते हैं, कम से कम बात सुन ले उनकी। आप उनको मुन्ना भाई एमबीबीएस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा रविंद्र जी। आप देखिए बीच में खामखा जो है मौज ले रहे हैं। जी सुन ले। नहीं, ये विकास की बात कर रहे हैं। 2 करोड़ साल की नौकरियां कहाँ गए, 2 स्मार्ट सिटी कहाँ गए, बुलेट ट्रेन कहाँ गए, 2000 किसान की आएगी दुगुनी। देखिए रिकॉर्ड बज रहा है, रिकॉर्ड बज रहा है। हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज। ये अश्विनी जी वो गंभीर मुद्दे उठा रहे हैं, आप बताइए, मजाक उड़ा रहे हैं। मैं भी आपसे नहीं बोल सकता। वो उन्होंने किसानों की बात कही, बेरोजगारी की बात कही, उस पर जवाब देना है आपको भी। देंगे क्योंकि मुद्दों पर बहस हुई है इस बार, आप भी भटक नहीं पाए ज्यादा मुद्दों से। जितने भी विपक्षी दल हैं आपको मुद्दे पर घेरने की कोशिश में लगे भी नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं देश के मुद्दे का हम जो है सलूशन निकालें, देश के मुद्दे के साथ रहे हम। हाँ, लेकिन कम से कम विपक्ष को अपनी आवाज उठाने का तो मौका दे। वो तो उनको तो आप आवाज ही नहीं, उनकी तो सुन ही नहीं रहे हम। सुन लीजिए, उनके नेता को टाइम कहाँ है, भाषण देने का तो टाइम नहीं है। गुजरात कौन नेता गया जरा बताइए। मुन्ना भाई गए कि राहुल गांधी गए, कौन गया? अश्विनी सुन लेते हैं, अश्विनी जी सुन ले। हाँ बताइए। रवि जी, गुजरात विकास ढिंडोरा पीट करके इन्होंने 2014 में सरकार बनाई केंद्र में। 2019 में भी चर्चे हुए इनके, लेकिन आज गुजरात में चुनाव का गुजरात की चर्चा तक नहीं की, क्योंकि वहां कोई भी विकास, वहां गाड़ी बनाने वाले को का ठेका दिया जाता, फाइल बनाने वाले कंपनी को रफेल का ठेका दिया जाता। आज 54 लोगों को जहरीली शराब पीने सो जाते हैं। वहां के गाँव के मंत्री को 3 बार उनका कोई जवाब नहीं। गुजरात के लिए मुन्ना जी गुजरात के लिए जब कहा जाता है कि भाई गुजरात मॉडल देखिए, जब पीएम आए थे सत्ता में, आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली का मॉडल देखिए, ठीक है, तो वो अपने अपने मॉडल बताते हैं। कांग्रेस के पास क्या मॉडल है गुजरात के लिए? फिर कांग्रेस तो 70 साल से गुजरात से बाहर है। गुजरात के जो मॉडल है वो कांग्रेस के सरकार बनने पे जो 10 जो घोषणाएं पत्र है वो हम लागू करेंगे और ईमानदारी के साथ लागू करेंगे, जैसा कि हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में करने का काम किया। अरे सर, राजस्थान में तो वहां उठापटक हो रही है। आपके मुख्यमंत्री साहब और सचिन पायलट के बीच जबरदस्त खिंची हुई लकीरें हैं। आप वहां तो सब कुछ ठीक कर नहीं पा रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका मॉडल क्या होगा, गुजरात को आप किस तरह का बनाना चाहेंगे? तो आप राजस्थान की तरह बना देंगे गुजरात को? नहीं रवि जी, राजस्थान में गुलाब सिंह कटारिया, वसुंधरा राजे में अनबन छिपी है क्या? अनबन हर किसी जो बड़े दल है उसमें होते हैं। अब ये छोटे दल है, जुमा आप ये बता नहीं पाए ना, आप मुद्दे नहीं। सर्वेश्वर जी, जितने ईमानदार लोग सभी चले गए। अब तो इनमें बेईमान बचे हैं जो भ्रष्टाचारी। अब ये बेईमान आप चिल्लाते रहिए, जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है ऐसे आपको। कम से कम ठोस बात करिए, जैसे आम आदमी पार्टी करती तो समझ में भी आएगी जनता के। सर्वेश्वर जी, ये सबकी निगाहें कल पर हैं और हम यही बात बार बार कर रहे हैं कि आंकड़ा किस तरह से होगा। अगर आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस को पीछे छोड़ोगी? क्योंकि अब तो ये कहा जा रहा है कि भाई नंबर 2 की लड़ाई पे कौन है। मैं बार बार वही कहता हूं रविंदर जी कि एमसीडी के चुनाव अलग थे, गुजरात के चुनाव अलग हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। चुनाव अलग हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। हमने इसीलिए जिक्र किया नंबर 2 की पार्टी रहेगी। आम आदमी पार्टी फिलहाल इस बार तो नहीं आने से है। तो फिर कम वोटिंग हुई है गुजरात में, उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये कम वोटिंग ये चिंता का सबब है बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी, मतलब कह लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लेके सभी प्रयास करते हैं कि वोटिंग जो हो
वो अच्छा हो। पहले जो एक भ्रांति थी कि कम वोटिंग हुई तो रूलिंग पार्टी जीतेगी, बम्पर वोटिंग हुई तो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट होगी, वो अब मिथ्या हो गया है। उसका अब कोई मतलब नहीं रहा। अब कम वोटिंग में भी रूलिंग पार्टी हार जाती है कहीं कहीं और बम्पर वोटिंग में भी जीत जाती है। तो जो कम वोटिंग हुई है यह एक लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए कि आपका जो क्वेश्चन है कि क्या आम आदमी पार्टी नंबर 2 की पार्टी गुजरात हिमाचल में बन जाएगी, तो मुझे लगता है कि अभी नहीं बन पाएगी। हाँ, अगर इसी तरीके से प्रयास करते रहे तो आने वाले जो 5 साल के बाद चुनाव होगा उसमें या उसके बाद जो 5 साल का चुनाव होगा उसमें बन सकती है। क्योंकि देखिए गुजरात में वहां के लोग 2 पार्टी को ही सुनते हैं। अभी बीजेपी 27 साल से है ना, और उससे पहले कौन था वहां 30 साल से ऊपर? कांग्रेस पार्टी थी। जब देखा कि कांग्रेस पार्टी में अब वो बात नहीं रही, बीजेपी वहां पे उभरी तो उन्होंने बीजेपी को ले लिया और 27 सालों से शासन दे रखा। और कल भी इनको बहुमत मिलने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हिमाचल में जो था कि 5 इयर्स बीजेपी 5 इयर्स कांग्रेस, वहां पे रिवाज बदलने की बात हो रही है। तो क्या पता नेक टू नेक फाइट वहां भी हमें देखने को मिलेगा कल हिमाचल प्रदेश में। लेकिन मुझे कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई भी स्ट्रेटेजी आप अपना कहें कि हिमाचल और गुजरात में आम आदमी पार्टी नंबर 2 की बन रही तो नहीं बन रही है। कभी इतना भी उत्साहित नहीं होना चाहिए। जो चीज आपके हाथ में है उसको सबसे पहले आप। लेकिन क्या बीजेपी का दावा ठीक है? क्योंकि अगर पिछले चुनाव को भी हम उठा के देख ले तो 99-77 का है। जी हाँ, और अगर थोड़ा अभी आंकड़ा 19-20 हुआ, कांग्रेस पर भरोसा जताया तो फिर तो बीजेपी के लिए दिक्कत हो जाएगी। ऑफकोर्स दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वो बात इस बार के कांग्रेस में नहीं रही। जो 99-77 और वोटिंग परसेंटेज भी देखते तो 49 बीजेपी, ऑलमोस्ट 50% वोटिंग परसेंटेज बीजेपी को मिला था और कांग्रेस को 41। तो उसमें भी कम ही, ज्यादा फासला नहीं था। लेकिन पिछली बार की बातें अलग थी। पिछले बार तो हमने सबने देखा कि शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे हो गई थी। बाद में जब धीरे धीरे ये हुआ तो कांग्रेस कहीं छूट गई, बीजेपी सत्ता हासिल कर ली 99 सीट लाके। इस बार वो दमखम कांग्रेस में नहीं रहा। आम आदमी पार्टी अपना प्रेजेंस बनाने के लिए वहां गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मे भी 1-2 सीट निकाल भी ले, लेकिन नंबर 2 की पार्टी अभी कांग्रेस को नहीं हरा सकती। कांग्रेस में अभी भी दमखम गुजरात और हिमाचल के लिए बचा पड़ा है। और इतना तो मैं दावे के साथ, अब कम से कम मुन्ना भाई को ये सुनने में तो जरूर सुकून महसूस हो रहा होगा। आपने ये कह दिया कि महसूस होना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है हिमाचल में और यहाँ आपके गुजरात में। ठीक है, अभी आम आदमी पार्टी को समय लगेगा। देखिए बीजेपी को एक दिन में, अभी भारत के 18 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार एक दिन में या 10 सालों में नहीं आई है। वर्षों की तपस्या, वर्षों की लगन और वर्षों के उनके कार्यकर्ता का निष्ठा रहा है, तब जाके बीजेपी आज भारत वर्ष के इतने राज्यों में शासन कर रही है और केंद्र में 10 साल से है। बिल्कुल, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, हमने जो मेहनत किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उत्साहित किया है, लगाया है, हिमाचल हो या गुजरात हो। गुजरात में गुजरात के बेटे के अस्मिता की बात की, उनके साथ जितना कीचड़ फेंका गया उतना ही कमल खिलेगा, उन्होंने कहा था। हिमाचल में भी हुई, कांग्रेस के साथ हमारी लड़ाई है वहां, हम कांग्रेस को ही लड़ाई में मानते हैं। लेकिन कांग्रेस का कोई, गांधी परिवार का कौन नेता गुजरात में गया चुनाव प्रचार करने? क्योंकि गांधी परिवार के बगैर अभी मुन्ना खान जी हो या देश के कोई भी नेता हो, कांग्रेस को नील माना जाता है इन लोगों के द्वारा और सबके द्वारा। राहुल गांधी जी एक दिन गए, 17 मिनट की सभा उन्होंने की और एक बार भी वोट डालने की अपील नहीं की। ये उनका वो रहा। प्रियंका जी ने 3-4 सभाएं हिमाचल में की और 3-4 सभा के बाद वहां भी अब जो मामला बनता हो, क्योंकि वहां पर उनके पास नेतृत्व का सवाल है। वीरभद्र सिंह जी के मरने के बाद प्रतिभा सिंह जी वो करंट नहीं दिखा पाई हैं कि जो वीरभद्र सिंह जी के साथ होता था। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों जगह एक ऐसा मिसाल कायम किया है कि देशभक्ति से लेकर और जो भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है, देश हित का काम करती है। चाहे हम अपने इकोनॉमिक्स को बढ़ाने की बात करें कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है बेहतर तरीके से, हम अपने सामरिक चीजों को बढ़ाने की बात करें, तो हम अंदर बाहर विदेश नीति शानदार चल रही है। तो सब कुल मिलाकर लोकल मुद्दे पर हम हावी रहे कि देश में भारतीय जनता पार्टी एक स्थिर सरकार दे सकती है। 37 साल का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में हमने तोड़ा,
तो इस बार हिमाचल में भी रिवाज बदलेंगे। और वहां पर तो गुजरात मोदी जी का और मोदी जी गुजरात के हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कोई दोबारा हम लोगों को वहां हराए, जब तक मोदी जी हैं। मुन्ना जी, जो मेहनत, जो एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी दिखाती रही है, और ये कहा भी जाता है, अक्सर तारीफ होती है कि ऊपर से लेकर नीचे तक का तबका जी जान से जुड़ जाता है, आपके लोगों में वो गंभीरता ही नजर नहीं आती। दूसरी तरफ जो गंभीर मुद्दे होते हैं उस पर भी गंभीर नजर नहीं आते। जब मुद्दे उठाने की बारी आती है तो अलग अलग मुद्दों पर भटक जाते हैं। ऐसे आप कैसे आंकड़ा तय कर सकते हैं कि आप यहां दोनों जगह जीत हासिल कर लेंगे, या फिर आप बिल्ली के भाग से चीका फूटेगा कि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हम तो जीत ही जाएंगे, 5 साल आप 5 साल मैं? ऐसे ही आप यूके और यूपी में भी सोच चुके थे। रवि जी, सरल तरीके से समझने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी हर वो अहम मुद्दे उठाती है और वो उन्हीं मुद्दों पे ही चुनाव लड़ना जानती है कि जो गहन मुद्दे जनता के समस्या के होते हैं, कि बेवजह के, बेबिला के, या भावनाओं के, इस कांग्रेस पार्टी चुनाव उठाती है लेकिन भटक जाती है ना। रवि जी, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। फिर आएंगे लेकिन आएंगे, ये वादा है। पार्टी कभी भी राजनीति करती, ना भावना राजनीति करती। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के मुद्दे पे ही चलती है, चाहे मजदूर के मुद्दे हो, किसान के मुद्दे हो, या रोजी रोजगार के मुद्दे हो, या सफाइयों के मुद्दे हो, इन सारे मुद्दों पे ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि 2024 भी दिमाग में घूम रहा हो, गुजरात भूल गए हो आप? 2024 दिमाग में 2024 बसा हुआ है। गुजरात गए तब भी यही बसा था, हिमाचल गए तब भी वही बसा था, तो लोकल मुद्दों की बात ही नहीं की। रवि जी, ऐसी बात नहीं है, हर राज्य एक अहम है और 2024 तो वो महा अहम है। जो 2024 के लिए तैयारी, जो भी दल है, हमारे बीजेपी या कोई भी दल है, तैयारी हो रही है 2024 की, लेकिन राज्य का मसला है तो राज्य भी अहम है। तो हिमाचल में क्या अहम है? क्या मुद्दे हैं हिमाचल के जो आप वहां पर लेके पहुंचे हैं लोगों के बीच? नहीं, कई मुद्दे, रोजगार का मुद्दा था, जिस तरह से पीछे बीजेपी सरकार ने वादा किया था, वहां से प्लान का भी एक मुद्दा है जो मेन अहम है। और वहाँ कई ऐसे गांव है, पहाड़ी गांव है, जहाँ सड़क नहीं जोड़ोगे लोगों का, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन दिक्कतें होती है। ये सारी समस्याएं जो कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो लेकर के वहां देती है, रूबरू जनता दी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है। अश्विनी जी, कोई डाउट है क्या? उन्हें तो बिल्कुल डाउट नहीं है। नहीं, एकदम मुन्ना जी, उन्होंने ये भी कहा सड़कें आपने नहीं बनाई, विकास की आप बात भले कर लें, वो गांव की बात कर रहे हैं। रविंद्र जी, राजस्थान में सरकार बनी थी और राहुल गांधी जी ने जो है एक नारा दिया था कि 1 से 10 तक गिनती गिनेंगे, उसके बाद काश्तकारों का, किसानों का हम कर्जा माफ कर देंगे। ये वादे किए थे पहले उसके, और अब वहां पर आरती भेजी जा रही है। आखिर कौन सा वादा इनका पूरा हो रहा है? 5 साल पहले हमसे वहां पर ये थे, क्यों नहीं सड़कों को जोड़ पाए थे? ये हिमाचल की मैं बात कर रहा हूँ। तो सरकार कैसे बनेगी भाई? जनता ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारे सुख दुख में खड़ी रहेगी, हम उनके साथ जाएंगे। ठीक है, आप उन पे भी समझ दो। नहीं, आपके मित्र के 11 लाख करोड़ रुपए के कर्जे माफ हो जाते, लेकिन किसान के कहाँ माफ हुए भाई? ये आप लोग कहाँ व्हाट्सएप ज्ञान लेकर चले जाते हैं? माफ कहाँ हुआ है? ठीक है, राइट ऑफ और माफ में फर्क है आपको? रमेश जी, मुन्ना जी, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। रमेश जी, हिमाचल की स्थिति क्या रहेगी आम आदमी पार्टी के लिए? क्योंकि जब भी बात आएगी तो मुद्दों की आएगी। हिमाचल के लिए कुछ मुद्दे थे आपके पास जो लेकर पहुंचे, आपको लग रहा कि हाँ कल जो सब चीजें आपके फेवर में होंगी वहां पर? देखिए, हिमाचल के लिए भी मुद्दे थे और गुजरात के लिए भी मुद्दे थे। दोनों जगह हमने चुनाव मुद्दों पर ही लड़ा है। हमने वहां की जनता को ये बताया है कि देखिए, ये जो आप एक पार्टी ये एक पार्टी वो, इस दुष्चक्र में आप पिस जाते हैं, इससे बाहर निकलिए। ठीक है। और गुजरात में तो हमें एक एक्सेप्टेबिलिटी का, जिसको हम कह सकते हैं, उभार दिखाई दिया। क्योंकि आप देखें कि पिछले कम से कम 2 चुनावों से वहां लोग विकल्प की तलाश में हैं। ठीक है। और ये विकल्प वो कांग्रेस पार्टी में ढूंढ रहे थे। तभी पिछली बार कांग्रेस पार्टी की सीटें बहुत ज्यादा आई थी। ठीक। लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा सीटें भी दी, फिर भी कांग्रेस के कुछ लोग निकल करके बाद में भाजपा में चले गए। और 5 साल तक जनता को ये नहीं दिखा कि कांग्रेस उनके मुद्दों पर भाजपा की सरकार से कोई संघर्ष कर रही है। लेकिन ऐसा आपके साथ भी तो होता है ना सर, कि जब आप जिस पर भरोसा जताते हैं, जिसको प्रभार सौंपते हैं, वो जेल चला जाता है। देखिए, ऐसा है,
मैं जरा 1 मिनट गुजरात की बात और पूरी कर दूं। तो लोगों ने कहा कि अच्छा अब हमें जो वहां पे विपक्षी मतदाता है उनको लगा कि नहीं, हम तीसरे विकल्प की तरफ चल सकते हैं। जल्दी से उसका भी जवाब दीजिए। अब वो तीसरा विकल्प ही पहले विकल्प की ओर बढ़ चला है। अब आता हूं हिमाचल पे। हिमाचल, आप मुझे बताइए, आपने भी इतने वर्षों से पत्रकारिता की है, अर्थव्यवस्था का, शिक्षा का, कोई ऐसा एक क्षेत्र बताइए जिसमें हिमाचल पूरे देश में टॉप 3 स्टेट्स में आता हूं। नहीं, हमने आपसे सवाल दूसरा पूछा। हमने कहा कि आप जिस पर भरोसा जताते हैं, जिस पर प्रभार सौंपते हैं, वो जेल चला जाता है। देखिए, ऐसा है, जेल चला नहीं जाता, जेल में पकड़ के डाल दिया जाता है और अदालत जमानत नहीं देती। और जब अदालत जांच एजेंसी से सबूत मांगती है तो जांच एजेंसी सबूत नहीं दे पाती, बल्कि उससे ऊपर की अदालत में चली जाती है। कहे भाई, ये जज साहिबा तो इस तरह से सवाल कर रही है, जरा हमें कोई दूसरा रास्ता दिखा दीजिए। अश्विनी जी, मतलब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर सर्वे जी के पास जाना। जी देखिए, अगर दूसरा रास्ता हम मांगते हैं रमेश जी, तो माननीय अदालत आपको जमानत दे देती। नहीं, वो कह रहे सबूत है ही नहीं आपके पास, तो ऊपर अदालत में चला गया। सबूत होते तो वही निचली अदालत में दे देते। एक बार में जमानत नहीं जानी चाहिए, नहीं सबूत हो गए ना, आपको अदालतों में भरोसा नहीं है। ऐसे ही सिसोदिया के ऊपर हुआ, उन्होंने कि भाई सबूत दो, क्या मिला आपको जी? ऐसे ही मनीष सिसोदिया पर भी जांच बैठी थी, हो गई ना। मनीष सिसोदिया जी अभी बरी नहीं हुए हैं। ये सीबीआई ने कहा है कि उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अभी जांच उनकी पूरी नहीं हुई है, जांच उनकी चल रही है, बरी नहीं हुए। ये क्या कमाल है। ठीक है सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी, कई दांव जी कि मनीष सिसोदिया जी एक्यूज नंबर 1 बनाए गए हैं, जो कि हालांकि है नहीं, ठीक है, लेकिन इन सब चीजों ये तो जनता देख रही है ना। ठीक है, ठीक है सर्वेश्वर जी, सिर्फ चलते चलते ये समझना चाहेंगे, दांव कई गुजरात में कांग्रेस ने खेले, दलित कार्ड भी खेला, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी वहां लगे रहे, केजरीवाल साहब गए, आदिवासी कार्ड वहां पर खेला। हम हिमाचल की भी बात करें, दोनों के परिप्रेक्ष्य में आप ये देखिए किसको किस आधार पर कामयाबी मिलेगी, अगर मिली तो। किसको किस आधार पे कामयाबी, किसको मतलब अगर बीजेपी को मिलती है या कांग्रेस को मिलती है या आपको मिलती है, आधार क्या होगा? आपका तो गौन ही करिए, कांग्रेस बीजेपी ही वहां पे है। देखिए वहां पे अगर गुजरात में तो ये कहते हैं ना कि मुमकिन नहीं नामुमकिन है। तो गुजरात में अगर मान लीजिए कुछ उलटफेर हो गया तो फिर वही एंटी इनकम्बेंसी की बात होगी। लोग बीजेपी के 27 साल, लेकिन एक गंभीर सवाल अभी रमेश जी ने खड़ा किया। मेरी बात पूरी ही नहीं होने देते। नहीं, हम होने देंगे, उसके साथ वो जवाब दे दीजिएगा। रमेश जी ने एक सवाल ये भी खड़ा किया कि जब भी वो किसी को वहां पर प्रभार के लिए चुनते हैं तो उनको ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, तो ये भी चीजें काम करेंगी क्या? नहीं, जेल में कैसे डाल दिया जाता? अगर वो कुछ करता है तो इन्होंने तो प्रश्न चिन्ह हमारे न्याय व्यवस्था पे लगा दिया कि आप ये समझिए बेल किस आधार पे, अगर कोई साक्ष्य कोई सबूत जज के सामने नहीं होता है तो 2 मिनट में बेल मिल जाता है। एक से एक अपराधी छूट के रिहा हुआ है। और इन्होंने रमेश जी को देखिए, इन्होंने हमारे न्यायपालिका पे सवालिया निशान उठा दिया। तो ये आम आदमी पार्टी, आपको याद है रविंदर जी, ताहिर हुसैन इन्हीं का पार्षद था और उसको अरविंद केजरीवाल क्लीन चिट देते फिरते थे। नहीं, उसका कोई हाथ नहीं है और उसका चार्जशीट में नाम भी आया है और सजा भी तय हो जाएगी गंगाई का। दूसरी बात, अरे रमेश जी रुक जाइए, एक रमेश जी समय कम है, जल्दी समय कम है, रमेश जी जल्दी से बात पूरी, सर्वेश्वर जी जल्दी से बात पूरी करिए। हाँ, ये अरविंद केजरीवाल जी ही है जो अदालत में जाके माफी मांगते हैं। किसके खिलाफ? नितिन गडकरी जी के खिलाफ। इतनी लंबी मोटी फाइल लेके आए थे शीला दीक्षित जी के खिलाफ। ठीक है, संक्षेप में कंक्लूड कर दें। हाँ। वो सब जनता जानते हुए भी इनको चुना है दिल्ली में, तो इनको काम करने दिया जाए, मेरा इतना है। चलिए, गुजरात में और हिमाचल में अगर जनता अगर कुछ उलटफेर होता है, ठीक है। चलिए, वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इसी बात को सोच रही हैं कि शायद उनकी लाग लग जाए, लेकिन क्या बिल्ली के भाग से चीका फूटेगा या फिर मेहनत काम आएगी? जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि हमने मेहनत की है, काम करके दिखाया है, सबका साथ सबका विकास किया है, इसलिए उस आधार पर जनता हमको ही चुनेगी। इसलिए जरूरी नहीं है जो एमसीडी के चुनाव का परिणाम रहा वो हिमाचल और गुजरात का भी रहा। लेकिन देखते हैं कल क्या होता है, सबको इसी बात का इंतजार है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।